हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमारी आईडीटी की रिवीजन कंटिन्यू हो रही थी, जिसमें हम आईडीटी में रिवर्सल ऑफ क्रेडिट कर चुके हैं। अब हमें देख रहे हैं कि अगर कोई भी क्रेडिट हमारा बचता है, अनयूटिलाइज पोर्शन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ग्रीन बॉक्सेस के अंदर कि अगर आपका अनयूटिलाइज पोर्शन है, दोनों में यही लिखा हुआ है, दोनों बॉक्सेस में कि अनयूटिलाइज पोर्शन है, तो उसमें कैसे कंसिडर करना है अब उस अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को। तो देखो, ये जो अनयूटिलाइज्ड पहले वाला केस है वो अनयूटिलाइज्ड केस है कि अगर आपका चेंज हुआ है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने ऊपर लिख दिया है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन कौन सा केस है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा जो केस आप देख रहे हो ये वाला, वो है अगर कोई भी पर्सन सेपरेट रजिस्ट्रेशंस लेता है इन मल्टीपल प्लेसेस ऑफ अ बिजनेस विद इन द स्टेट के अंदर, अगर उसके डिफरेंट मल्टीपल क्या है प्लेसेस हैं और उसका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। तो पहले वाले केस में देख लेते हैं। पहले केस में क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ सेल, मर्जर, अमेलगमेशन, लीज, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, अगर आप ऐसे करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हो अपना, तो अनयूटिलाइज आईटीसी कैन बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू एंटिटी, नए पर्सन के पास चला जाएगा क्योंकि वो भी यही काम करेगा, है ना। इफ़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी टू द न्यू एंटिटी, है ना, अगर स्पेसिफिक प्रोविजन होता है। तो इनपुट एंड कैपिटल गुड्स, जो भी आपका रॉ मटेरियल है और कैपिटल गुड्स है, सो ट्रांसफर्ड शुड बी ड्यूली अकाउंटेड फॉर, वो ड्यूली अकाउंट फॉर हो जाएंगे बाय ट्रांसफरी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दोगे कि मैंने किसको ट्रांसफ़र कर दिया है, उनको न्यू पर्सन, न्यू जो एंटिटी है जिसको आप दे रहे हो उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे अपने सारे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, तो वो उनके पास चले जाएंगे। ये तो वो केस हो गया जहाँ पे अगर आपने अपना बिजनेस बेच दिया या मर्ज कर दिया या अमेलगमेट कर दिया, किसी को लीज पे दे दिया या ट्रांसफ़र कर दिया बिजनेस। दूसरा केस देखो, दूसरे पेन से दूसरा केस, इन केस ऑफ डी मर्जर, अगर टुकड़े हो गए आपके बिजनेस के, आईटीसी इज़ अपोर्शन। तो अगर टुकड़े हो गए, सपोज करो टाटा का है ना, टाटा आप जानते हो तो दो हैं टाटा के, अगर टाटा फूड आइटम्स में भी कर रहा है ना, अगर टाटा का देखा जाए तो वो फूड आइटम्स में भी कर रहा है और दूसरा टाटा का तनिष्क भी है ना। तो तनिष्क होने की वजह से अगर वो कहे नहीं मैं तनिष्क नहीं चला रहा हूँ, सिर्फ मैं सब टाटा संपन्न चलाऊँगा, है ना, या फिर मोटर्स चलाऊँगा, ये नहीं चलाऊँगा, तो ना चलाने की वजह से उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो दो टुकड़े होने की वजह से क्या होगा, टाटा सिर्फ और सिर्फ मोटर और फूड में रह जाएगा, तनिष्क छोड़ देगा। तनिष्क का जो आईटीसी होगा वो आईटीसी फिर अपोर्शन कर दिया जाएगा उस एंटिटी को जिसको तनिष्क दिया है। ऐसे ही लिखा है, अगर आपका डीमर्जर हो जाता है, दो टुकड़े हो जाते हैं, तो आईटीसी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट। देखो, टाटा ने अपनी एसेट तो सारी यूज़ करी है, उन सारी एसेट्स को यूज़ करके उसने फूड भी बनाया होगा, मोटर भी बनाई होगी, तनिष्क का भी यूज़ करा होगा, बट वो कह रहे हैं आप जैसा आपका अपोर्शनमेंट कैसे करोगे, इन द रेशो कि in the value of entire assets including the assets on which ITC has not been taken, उन assets को भी ले लेना जहाँ ITC नहीं मिलता और टोटल एसेट जोड़ देना, रेशो निकालना। फिर रेशो निकाल के आपको पता चल जाएगा कि आपने मोटर पे कितना करा, फूड पे कितना करा, तनिष है ना, ज्वेलरी पे कितना करा, ऑफ अ न्यू यूनिट, जो भी आपकी न्यू यूनिट है एट पर द डीमर्ज स्कीम। जो डीमर्ज करते वक्त आपकी जो न्यू यूनिट निकल के आई, जो टुकड़े हुए, तो उस यूनिट के ऊपर कितनी एसेट्स थी उतना आपको आईटीसी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। पहले वाले में तो आप अकाउंट फॉर करोगे अपनी किताबों में कितना इनपुट एंड गुड्स, कैपिटल गुड्स आपने उसको दिया है। दूसरे केस में आप अपोर्शन करोगे रेशो के बेसिस पे कि रेशो में एसेट्स की वैल्यू कितनी है, और एसेट में वो सारी एसेट्स आ जाएंगी जिस पे आईटीसी नहीं भी मिलता। ठीक है, थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या कह रहा है, डिटेल्स ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन आर टू बी फर्निश, आपको करनी पड़ेगी ऑन द कॉमन पोर्टल अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द अनयूटिलाइज आईटीसी। मतलब आपको पोर्टल पे ऑफिसर को बताना होगा कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है और प्लीज़ मेरा अनयूटिलाइज आईटीसी आप फर्दर एंटिटी वाले को ट्रांसफ़र कर दीजिए, वरना फर्दर एंटिटी वाले पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए तो सीए और कॉस्ट अकाउंट सर्टिफिकेट इज़ टू बी सबमिटेड। तो सीए या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट होगा जो इस बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट देगा, वो सबमिट सर्टिफिकेट फिर अटैच किया जाएगा। ठीक है, इज़ टू बी सबमिटेड सर्टिफाइंग दैट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डन विद स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज़, है ना, कि आपने सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करी है ना, तो उसके साथ सारी वो भी ट्रांसफ़र होंगी, मतलब फॉर्मेलिटीज़ जो जीएसटी के अंदर है। तो इसीलिए इसमें सीए के सिग्नेचर्स और सर्टिफिकेशन की नीड होगी। तो आप ये रिक्वेस्ट भी डालेंगे और फर्दर उसको ट्रांसफ़र करने की बात भी पोर्टल पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आ गया इसका, फोर्थ पॉइंट, अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिटेल्स। तो पहले देख लो, पहले वाला केस सेल, मर्जर, लीज, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस का था, दूसरा केस डी मर्जर का था, तीसरे वाले केस में आपने इंटीमेशन दी है, डिटेल्स जो हैं
वो इंटीमेट करिए। और चौथे केस में अगर आपने इंटीमेट कर दी तो अब बात आ गई डिपार्टमेंट पे। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिटेल्स बाय द ट्रांसफरी उन डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या करेगा, पोर्टल पे शो कर देगा। शो करके वो ट्रांसफ़र की बात उससे पूछेगा जिस पे ट्रांसफ़र हुआ है। अरे ए ने बी को ट्रांसफ़र करा है तो वो बी से पूछेगा, तो बी इस बात को एक्सेप्ट करेगा, सच डिटेल्स एक्सेप्ट करेगा बाय द ट्रांसफरी ऑन द कॉमन पोर्टल पे ही, है ना। जो डिपार्टमेंट पे शो हो रहा है, डिपार्टमेंट ने उसको कॉमन पोर्टल पे सबके लिए शो कर दिया, जिस पार्टी ने दिया और जिस पार्टी ने लिया। सो द अनयूटिलाइज ITC इज़ टू बी क्रेडिटेड टू हिज ECL। हाँ, तो उसके ACL में आ जाएगा, राइट। इसका ECL 0 हो जाएगा क्योंकि इसका अनयूटिलाइज ITC जो था, अब ये यूटिलाइज तो कर नहीं सकता, तो उसकी यूटिलिटी में चला जाएगा जो कि ट्रांसफ़र ही है। ए की यूटिलिटी 0 हो जाएगी, ECL 0 कर देंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे B के ECL में, राइट। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये वाला पार्ट सिंपल था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेपरेट रजिस्ट्रेशन। देखो लिखा है मैंने ऊपर भी, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस इन स्टेट और यूटी। स्टेट और यूटी है, उसमें बहुत सारी प्लेसेस पे आपने अपने खोल लिए, दुकानें खोल लिए, ब्रांचेस खोल लिए हैं, तो उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में आपका जो अनयूटिलाइज ITC है, वैसे उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। पहला पॉइंट, registered person having separate registration for multiple places of business can transfer the unutilized ITC। वो अपने unutilized ITC को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है to any or all of the newly registered places of business in the ratio of value of asset। जो भी उसकी एसेट की वैल्यू है, या तो एक को भी दे सकता है, एनी किसी एक को भी अपोर्शन कर सकता है, क्योंकि फ़र्क क्या पड़ेगा, स्टेट तो एक ही है ना। अगर स्टेट दिल्ली है, अगर मतलब वैसे तो ये यूटी है, तो अगर इसके अंदर ही अंदर आपने बहुत सारी लोकेशन पे ब्रांचेस खोल भी ली तो फ़र्क क्या होगा, रजिस्ट्रेशन तो दिल्ली में ही होगी। तो जितने भी हर लोकेलिटी ने दिल्ली की, अब जहाँ भी बिल काटोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली बनेगी, वो सब भी दिल्ली बनेगा, तो दिल्ली बनने की वजह से ITC भी दिल्ली का ही मिलेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो एक को करो या सबको करो अलग अलग, फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं। तो इसलिए लिखा है ITC टू एनी और ऑल द न्यूली रजिस्टर्ड, जितनी भी न्यूली रजिस्टर्ड हुई हैं ऑफ बिजनेस इन द रेशो, किस रेशो में, वैल्यू ऑफ एसेट। ये भी वैल्यू ऑफ एसेट में लेगा, ठीक है। हेल्ड बाय देम इन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त उन ब्रांचेस का, उन एंटिटीज़ का, उनके पास कितनी कितनी एसेट थी, उस एसेट के बेसिस पर ये आपका बेस बनेगा। उस बेसिस पर आप क्या करोगे, अपना जितना भी अनयूटिलाइज ITC है उनको ट्रांसफ़र कर दोगे, वरना ऐसी झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि वो एक ही सेम स्टेट में होने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि जितना भी आपका ECL में क्रेडिट होगा वो आपको तभी मिल जाएगा, क्योंकि अगर दिल्ली का होगा तो दिल्ली वाले ही उसको माइनस करने में अलाउड है। ऐसे नहीं है दिल्ली का क्रेडिट है महाराष्ट्र में ले रहे हो, ये अलाउड नहीं है। इसलिए सेम स्टेट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कैटेगरी क्या है, सेकेंड में भी पेन चेंज कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ एसेट मीन्स, यहाँ पे बोला ना वैल्यू के बेसिस पे लेंगे, तो वैल्यू का मतलब क्या है, मीन्स द वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट, सारी एसेट्स ऑफ द बिजनेस की हर एक एसेट्स को ले लिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव वेदर ITC हैज़ बीन अवेल्ड देयर और नॉट। मतलब उस पर ITC ले रखा है नहीं ले रखा, नहीं मतलब वो नहीं है, हमें तो सिर्फ वैल्यू से मतलब है। आप हमें वैल्यू ला के दो कंप्लीट, यहाँ पे भी वैल्यू जब एसेट की ली थी तो एंटायर ली थी, उस पर जिस पर ITC नहीं मिलता वो भी, ऐसे ही यहाँ पर है। थर्ड पॉइंट, द रजिस्टर्ड पर्सन को फर्निश करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब डिटेल्स ऑन द कॉमन पोर्टल पे विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर उसे बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपने कराने के 30 दिन के अंदर फटाफट इंटीमेट कर दो। तो अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिटेल बाय द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, मतलब कहने का मतलब आ गया अलग अलग ब्रांचेज हो गई, तो जो भी अलग अलग ब्रांचेस की डिटेल्स फ्लैश हो रही होंगी पोर्टल के ऊपर, उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर उसे ठीक लगेंगी तो, है ना, कि हाँ यार मेरी सही डिटेल्स फर्निश हुई हैं और सही डिटेल्स मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इसलिए न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी पर्सन को, ट्रांसफरी को, उसे एक्सेप्ट करना है, राइट। तो ट्रांसफ़र कर रहे हो ना आप, हाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो यहाँ से अपनी न्यूली एंड रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को, तो न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन्स को ट्रांसफ़र को ऑन द कॉमन पोर्टल पे वो एक्सेप्ट कर लेगा उन डिटेल्स को, अगर उसे सही लगेंगी तो। सो द अनयूटिलाइज ITC इज़ क्रेडिटेड टू हिज ECL, तो वो उसकी ECL में चला जाएगा। ये तो बहुत शॉर्ट सीधी सी बात बताई है इन्होंने, कोई डिफ़िकल्ट बात थी नहीं, ठीक है। कोई सी भी अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदले या फिर अगर आपका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो और आप उनको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो दोनों के केस में इंटीमेशन करना, सामने वाला पर्सन सही है तो एक्सेप्ट कर लेगा, और आप जो भी अपॉर्शनमेंट करोगे वो अकॉर्डिंग टू द एसेट करोगे, ठीक है। इस केस में डीमर्जर का केस है लेफ्ट वाले में, और राइट वाले के केस में नॉर्मल केस है वैल्यू ऑफ एसेट।
पर लेफ्ट वाले में सेल मर्जर देखें तो उसके अंदर आप नॉर्मल इनपुट और कैपिटल सारा ही ट्रांसफ़र कर दोगे, अकाउंट फॉर कर दोगे, राइट। तो आज की रिवीजन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन नंबर 19, ठीक है। ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक हो गया सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 की प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बारी। देखो, टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क। अरे भाई, ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है और सबसे आसान भी है अगर तरीके से समझ में आ जाए तो। ध्यान से देखो, जॉब वर्कर वही होता है जहाँ पर आपने सपोज करो अपना कपड़ा, जैसे अगर रेमंड्स वालों का कपड़ा है, वो अपना एक जॉब वर्कर को भिजवाएं तो वो क्या बोलेंगे जॉब वर्कर को, ये हमारा रॉ मटेरियल है क्लॉथ, आप इसकी शर्ट्स बनाओ, है ना। सॉरी एक सेकेंड, ना ये हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, आप इसको कन्वर्ट करके इसमें शर्ट बनाओ। तो जॉब वर्कर इसकी शर्ट बनाएगा और शर्ट बना के वापस से रेमंड वाले को दे देगा। तो वो काम के क्या काम होता है, कन्वर्जन। आपने कन्वर्जन करा ना, उस पर काम किया, सिर्फ मटेरियल किसका था, प्रिंसिपल का, हाँ, और इस काम किसने किया, जॉब वर्कर ने। तो सिर्फ काम करने को जॉब वर्क बोला जाता है। तो इस केस में देखो, पहला पॉइंट, प्रिंसिपल कैन टेक क्रेडिट ऑन गुड्स। गुड्स कौन ले लेगा, प्रिंसिपल लेगा, क्योंकि मालिक तो अल्टीमेट वही है ना। तो इनपुट पे जो भी इसका कपड़ा लगा है वो, और प्लस अगर उसने कोई कैपिटल गुड भिजवाया, मतलब अगर उसने कोई मशीन भिजवाई है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल के साथ अगर उसने कोई मशीन भी जॉब वर्कर के पास भिजवाई है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर वो ले लेगा, सेंड फॉर जॉब वर्क। दूसरा, क्रेडिट कैन बी टेकन इवन इफ सेड गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्क। मतलब यहाँ से तो उसने अपने दो केस हो सकते हैं, है ना। जो प्रिंसिपल है वो दो केस हो सकते हैं, या तो वो पहले परचेज़ करे और फिर उसको सेंड करे, ठीक है। तो पर वो परचेज़ ना करे, मतलब परचेज़ नहीं करे और डायरेक्टली जहाँ से उसने परचेज़ किया है वहीं से सेंड करवा दे किसके पास, जॉब वर्कर के पास। तो यहाँ पर परचेज़ करने के बाद सेंड करे, इसका मतलब उसने अपने वेयर हाउस से या अपनी फैक्ट्री से सेंड करवाया है। और यहाँ पे परचेज़ करके सेंड नहीं किया, डायरेक्ट परचेज़ जहाँ से किया था उसी को बोल दिया कि क्या कर दो, जॉब वर्कर के पास भिजवा दो। तो दोनों ही केस में सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट, है ना, टू द दिस प्लेस। मतलब अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पे, अपने घर पे या अपने बिजनेस गुड पे, अपने गोडाउन पे, अपने ऑफिस पे लाए बगैर डायरेक्टली उसके यहाँ उठवा दिया, रखवा दिया, तो उसमें भी क्रेडिट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम लिमिट फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स सेंड फॉर जॉब। आपने जॉब वर्कर को भेजे थे, है ना, स्लैश सप्लाई फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वहाँ से कब वापस आएंगे, अगर हम बात करें रिटर्न की, तो कब वो गुड्स रिटर्न हो सकते हैं। पहला, अगर आपने रॉ मटेरियल भेजा है तो रॉ मटेरियल 1 साल के अंदर रिटर्न हो जाना चाहिए, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 1 ईयर। उसके 1 ईयर का टाइम है, और अगर एक्सटेंड करना चाहते हो तो 1 ईयर बढ़ा सकते हो। तो टोटल देखेंगे तो 2 साल हो गए। और अगर कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड मैक्सिमम 3 ईयर्स में वापस आ जाने चाहिए प्रिंसिपल के पास, ठीक है। एक्सटेंडेबल बाय अनदर 2 ईयर्स, मतलब 3 + 2 ईयर्स हो गए, ठीक है। 5 साल तक जॉब वर्कर के पास रह सकते हैं। समझ में आ गया। तो इनपुट्स आप 1 साल के लिए रखवाओगे और कैपिटल गुड्स 3 साल के लिए। और इसी में अगर एक्सटेंशन करनी है तो इनपुट्स में 1 साल है तो 1 साल ही बढ़ा दो, और कैपिटल गुड में 3 का 2 साल बढ़ा दो, 5, ठीक है। और ये कहाँ से, फ्रॉम, और ये कहाँ से डेट कैलकुलेट होगी, जो रिटर्न की डेट है, ये जो साल है आपने बताया 1 साल और 3 साल, ये तो 3 साल कैलकुलेशन वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से आपने गुड्स सेंड करे थे। तो डेट ऑफ सेंडिंग द सेम फॉर जॉब वर्क, जॉब वर्कर के लिए भेजे थे ना, वहाँ से आपने जब गुड्स भेजे थे उसको, और फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ द सेम बाय जॉब वर्कर। अगर आपने इनडायरेक्टली भेजे थे, पहले अपने पास मंगवाए फिर भेजे, तो ये होगा जिस दिन आपने भेजे थे। और अगर आपने डायरेक्टली भिजवा दिए तो ऑन द रिसिट ऑफ द सेम, तो अब जॉब वर्कर को मिले थे, ठीक है। तो दोनों में ये बात आ जाएगी। तो जब आपने भेजे थे पहले केस में, दूसरे केस में जब उसे मिले थे, क्योंकि डायरेक्टली मिले होंगे ना, ट्रक आके डायरेक्टली उसके पास रुका होगा, तो जब उसको मिले होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने भिजवाए हैं तो आपने अपने यहाँ से लोडिंग कब करवाई, भेजा कब, है ना, वो देख लेंगे। तो बहुत ईजी पॉइंट्स है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट, ऑन फेलिंग टू कंप्लाई विद द टाइमलाइंस। अगर आपने इन टाइमलाइंस को फोकस नहीं किया तो गुड्स विड बी डीम टू हैव बीन सप्लाइड टू जॉब वर्कर। हम मान लेंगे, डीम मतलब मान लिया जाएगा, हम मान लेंगे कि आपने क्या कर दिया, जॉब वर्कर को ये चीज़ सेल कर दी, मतलब सेल को यहाँ पे सप्लाई में डाल दिया ना, तो ये आपने उसे सप्लाई कर दी किसे, जॉब वर्कर को, ऑन द डे, किस दिन,
जिस दिन आपने उसे सेंड आउट अपने फैक्ट्री से निकाला था। तो अगर सपोज़ करते हुए 1 साल के अंदर अगर आपका गुड्स वापस नहीं आया इनपुट्स, तो हम ये मान लेंगे जिस दिन आपने भिजवाए थे उसी दिन आपने जॉब वर्कर को सेल कर दी, राइट। तो प्रिंसिपल इज़ लाइबल टू पे टैक्स। देखा, तो जो सेल करता है सप्लायर टैक्स भरता है ना। तो अगर वो कह रहे हैं प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सेल कर दी, तो सेलर प्रिंसिपल हुआ, तो सप्लायर फिर लाइबल होता है ना। तो इस केस में कौन सा सप्लायर है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल को अज्यूम कर लिया, तो प्रिंसिपल फिर टैक्स पे करेगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाई। ठीक है, ये एक तरीके से पेनल्टी लगा रहे हैं अगर टाइमलाइन में वापस नहीं आया गुड तो। तीसरा, सब्सिक्वेंट रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय जॉब वर्कर। अगर सपोज करो ऐसी हो जाता है कि आप टाइम लाइन्स पे कंप्लाई नहीं करते और प्रिंसिपल को टैक्स भरना पड़ जाता है और बाद में फिर सब्सिक्वेंटली गुड्स रिटर्न कर देता है जॉब वर्कर, देन विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सप्लाई। सब्सिक्वेंट रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय जॉब वर्कर भी ट्रीट करा जाएगा एक सेपरेट सप्लाई की तरह। तो उस केस में फिर जॉब वर्कर भरेगा, फिर वो सेट ऑफ हो जाएगा आपस में, है ना। हाँ, फिर जॉब वर्कर को वो पैसे देने पड़ेंगे, फिर एक उसने दी तो सेट ऑफ हो जाएगा, सेपरेट सप्लाई माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये माफ़ी नहीं दे रहे हैं, ये बहुत मतलब गलती को ध्यान रखना, ये चीज़ छोटी गलती नहीं है, आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें बहुत केयरफुल होने वाली चीज़ें हैं, केयरफुली करने वाली। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर गलती हुई तो आपके ऊपर क्या कहते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप रिटर्न करते हो तो फिर ये सेपरेट सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा। तो लिखा है टाइमलाइंस डू नॉट अप्लाई टू मोल्ड्स। बट हाँ, याद रखना ये जो केयरफुलनेस है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इनपुट्स पे और बड़े कैपिटल गुड्स पे करनी है। ये कौन से कैपिटल गुड्स हैं? एक होते हैं बड़े बड़े, है ना। बड़े में मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बड़े में आप हैवी देख सकते हो। जैसे अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन आइटम्स भिजवाई हैं, कोई बड़ी बड़ी मशीन्स प्लांट्स, है ना, कोई ये भिजवाए हैं। पर छोटे भिजवाए हैं, छोटे मतलब नट बोल्ट जैग्स ग्लू लुब्रिकेंट ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भिजवाई हैं। जैसे लिखा है ना मोल्ड्स डाइज जिग्स फिक्सचर्स टूल्स, ये सब भिजवाए तो छोटा है, ये तो गुम भी हो जाता है कई बार रास्ते में, है ना। तो इसीलिए इसके ऊपर टाइमलाइंस नहीं है। ये इसका टाइम कितना हो गया, फिर अगर टाइमलाइन नहीं है तो इसका टाइम हो गया अनलिमिटेड, इसका कोई टाइम नहीं है वापस करने का। ये जनरली गुम हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए टाइमलाइंस डू नॉट अप्लाई हेयर व्हेन इट इज सेंड आउट फॉर जॉब वर्क। जॉब वर्क कोई भेजे जाएंगे तो इसमें कोई टाइम नहीं है। और टाइम सिर्फ आपको इन्हीं में याद रखना है कि आपके कैपिटल गुड्स की 3 साल में आने चाहिए और इनपुट्स 1 साल में। ठीक है, तो आज की क्लास में ये वाला सफिशिएंट टॉपिक हो गया। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे सेक्शन 20 एंड 21। थैंक यू।